नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे घटना चक्र की टॉपिक नंबर 37, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे चुनाव आयोग की। सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी पोर्शन की, और उसके तत्पश्चात लगभग 45 प्लस MCQ भी देखने का प्रयास करेंगे, जो विगत किसी न किसी स्टेट PCS में या UPSC में ज़रूर पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर देखिए ताकि आपके आगामी एग्जाम के लिए आपकी तैयारी की प्रक्रिया को और ये बेहतर बना सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग UPSC और स्टेट PCS को ध्यान में रख के पूरा का पूरा सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक सब्जेक्ट के साथ। तो कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो देखिए, संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। कहाँ पे है? भाग 15 में है। और अभी जो 66 BPSC का जो पेपर हुआ उसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया कि निर्वाचन आयोग का जो संबंधित आर्टिकल यहाँ पे कौन है, कहाँ से शुरू होता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 324। अब देखिए, जब इस तरह से जो प्रश्न डायरेक्ट घटना चक्र से अगर आते हैं तो आप इसको छोड़ के जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल आप मैंडेटरी अनिवार्य रूप से इसे देख के जाइए, और किसी भी स्टेट PCS को देने से पहले, UPSC को देने से पहले इसे आप वो एक बार, ठीक है, ज़रूर थ्रू आउट करें। टाइम मिले तो रिवीजन भी करते रहे। यकीन मानिए बहुत ही लाभदायक होगा। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अब जितना भी ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबका चुनाव अगर एक लाइन में समझे तो इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। पंचायती चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, बल्कि पंचायती चुनाव राज्य यहाँ पे करवाते हैं। अनुच्छेद 324 सब आर्टिकल 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे, यहाँ पे मिलकर बनेगा। पहले मोनोपोली था, इसमें एक ही लोग मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ा के अभी वर्तमान में 3 कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अधिकतर जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। 16 अक्टूबर 1989 तक सर्वप्रथम निर्वाचन आयुक्त ही होता था। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। पहले से एक मौजूद था, उसमें 2 और, ठीक है, उनको ऐड कर दिया गया। परंतु 1 जनवरी 1990 तक ये पद पर बने रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है। मैंने बताया था अभी, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके पास शक्तियाँ होती है, माने शक्तियाँ ऐसा नहीं है कि अब 3 है तो एक को बहुत ज़्यादा एक को कम है, नहीं, समान शक्तियाँ इनके पास मौजूद होती है, तथा उनके वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आ जाए वही होता है। अनुच्छेद 324 सब आर्टिकल 5 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसीलिए इनको बनाना आसान होता है, लेकिन इनको हटाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर भी पद से हटाया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। अनुच्छेद
26 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी यहाँ पे राइट है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि कब हुआ था, 1988 में हुआ था। यहाँ पे क्या किया गया कि मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1988 में। क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर ठीक है उम्र को मताधिकार के लिए 18 वर्ष कर दिया गया, जो भी कंटिन्यू रूप से जारी है, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। स्थानीय निकायों, पंचायत एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। परिसीमन आयोग का कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है कि कितने से कितने क्षेत्र में चुनाव कराया जाएगा, जनसंख्या क्या होगी। होता होगा ना आपके यहाँ पे भी कोई न कोई विधानसभा का क्षेत्र होगा, लोकसभा का क्षेत्र होगा, लेकिन इन क्षेत्रों की संख्या समय के अनुसार परिसीमन आयोग घटा बढ़ा सकता है। अब तक 4 बार 1952 में, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अब आइए इसी से संबंधित मैंने बताया था आपको 45+ MCQ सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल 324 सब आर्टिकल 2 के अनुसार। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, बड़ा आसान सा जवाब होगा, आर्टिकल 324। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। जब हर जगह समान है तो वेतन कैसे असमान हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा सही होगा। तीसरा देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से यहाँ पे नहीं हटाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनको पद से नहीं हटाया जा सकता है। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे होगा, जैसे कि ठीक है न्यायाधीश को हटाते हैं हम लोग, तो इससे ही इनको भी हटाना पड़ेगा, कोई दोनों में अंतर नहीं होगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक, जो भी पहले हो, 62 नहीं होगा बल्कि 65 होगा, इसीलिए चौथा गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो हमारे पर 2 और 3 सब यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि यहाँ पे क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, किसके समकक्ष यहाँ पे होता है? अब यहाँ पे यूपीपीसीएस के द्वारा इसको स्टार मार्क किया गया है, ठीक है। देखिए क्यों किया गया है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाएंगे। वरीयता क्रम की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान 9वां है तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो क्रम है यहाँ पे 9A है, माने उससे नीचे है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम में स्थान 6वां है। राज्यों के राज्यपाल 4थे स्थान पर तथा राज्य विधानसभा अध्यक्ष
14वें स्थान पर आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। कब यहाँ पे पदच्युत किया जाएगा? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। सी। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 124 सब आर्टिकल 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो भी प्रक्रिया वर्णित है वो सेम टू सेम वो लागू होगा इलेक्शन कमीशन में। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। कब यहाँ पे पदच्युत यहाँ पे किया जाएगा? मुख्य, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा जरूर। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से नहीं होगा, उससे भी बेटर ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पे, क्योंकि विशेष बहुमत का इसमें प्रावधान किया गया है और विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3। देख पा रहे हैं यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। कब किया जाएगा? तो उस प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में लागू होता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। अब देखिए यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ये यहाँ पे चारों ही ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन इसमें से सबसे स्ट्रांग जो पॉइंट है ऊपर इसे हम लोग देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर सेम टू सेम जो लागू होता है वही भारत के इलेक्शन कमीशन पे लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? वो हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। जो भी चुनाव चिन्ह वगैरह होगा, ठीक है, ये सारे जो प्रावधान कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। चुनाव चिन्ह देखिए आवंटन दिया है 1968 में संशोधन के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तरीय पर यहाँ पे मान्यता मिलता है, क्योंकि पार्टियां होती है, देखेंगे आप लोग, ठीक है, नेशनल पार्टी, इसके अलावा स्टेट पार्टी, कुछ रीजनल पार्टियां भी होती है, उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? कौन से यहाँ पे कृत्य हैं? पहला है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए क्या करवाना? निर्वाचन करवाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है? बिल्कुल ही सही है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना गलत हो जाएगा। तीसरा है निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना, ये भी करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये भी संसद के ही पार्ट होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है? यहाँ पे पहला है संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी बिल्कुल सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये वैसा इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं दिया गया है। ये कौन करेगा? राज्यपाल करेगा उस राज्य का। तीसरा गलत हो जाएगा। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नांकित कार्यों में कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित यहाँ पे क्या है? नहीं है। ठीक है, मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन बिल्कुल सही है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों में चुनाव का संचालन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन भी बिल्कुल सही है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए कह रहा है कि उचित प्रावधान करना,
कैसा प्रावधान करना, उचित प्रावधान करना, ये यहाँ पे नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का पद किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय क्या है, निकाय है। भारत का निर्वाचन आयोग कैसा, 5 सदस्यीय। हमने देखा 5 सदस्यीय नहीं बल्कि 30 सदस्यीय है, गलत हो जाएगा। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम यहाँ पे तय करता है। कौन तय करता है यहाँ पे, ठीक है, और चुनाव, ठीक है, उपचुनाव दोनों के लिए कार्यक्रम यहाँ पे तय करता है, ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर हो जाएगा डी। देख पा रहे हैं यहाँ पे, मुख्य भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधायिका तथा संसद के चुनाव के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। इसके अलावा निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध, देखिए यहाँ पे किससे, चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये उससे संबंधित नहीं है। तो निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे क्या कह रहा, सही है? सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग की मतलब प्रायोरिटी है, स्वायत्ता है। बी में है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय तथा राज्यों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, ये बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली यहाँ पे स्वीकृत यहाँ पे की गई है? कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? वयस्क मताधिकार एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, यहाँ पर स्टेटमेंट निर्वाचन आयोग के संबंध में सही नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए हो जाएगा, 18 नंबर का ए, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सब वही प्रक्रिया है। 19 नंबर, सॉरी 17, 18, ये हो गया 19। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। इसका जिक्र आर्टिकल 103 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, संसद के सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? किसकी राय प्राप्त करेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा। नेक्स्ट 21, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना निक्षिप्त राशि माने जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ, ठीक है, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या यहाँ पे बहुत अधिक थी, सिंपल सा मतलब है, ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत यहाँ पे अधिक थी। जमानत राशि जो भी जमा होता है चुनाव के पहले नॉमिनेशन के समय,
प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त माने जमानत राशि रखनी पड़ती है और यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो यह राशि खो बैठता है। दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। किसके द्वारा ये निर्णय किया गया है? ये हो जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अब इसमें ठीक है, इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा, संसद का रोल है यहाँ पे। तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा बनाए गए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 सब आर्टिकल यहाँ पे 3 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए यहाँ पे 2 वर्ष या अधिक की सजा हुई तो वह सजा के दौरान उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा मत देने का अधिकार? ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वैधानिक अधिकार। बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, भूल के भी आप मौलिक अधिकार को मत लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? वैधानिक अधिकार। देखिए 1951 के तहत ये दिया हुआ है, मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। तो इसे आप लोग जरूर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत के मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, क्या है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा विधिक अधिकार। ही था वैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर? विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है, कैसा अधिकार? एक वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में कब यहाँ पे प्रयोग किया गया? कब प्रयोग किया गया? 1989 में। देख पा रहे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। नेक्स्ट 28, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? इसका था 61वें संशोधन 1989 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संशोधन में। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे 29 का सी, ध्यान रखिएगा 29 का सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नांकित में से किस एक के संबंधित है? 61वां है मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। नेक्स्ट, निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनोत्तर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। तो यहाँ पहला ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनोत्तर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया हुआ है। ध्यान रखिएगा पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 32, 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचनों की संख्या मिलियंस में 1,10,00,000 लगभग कितनी थी? ठीक है, तो देखिए 2004 में पूछा गया है, उस समय का करेंट अफेयर के रूप में आप इसे जान सकते हैं। इसका उस समय का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 714, ध्यान रखिएगा 714 मिलियन जो योग्य थे। नेक्स्ट 33 नंबर, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है।
पहला है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों में के चुनाव को लड़ने की यहाँ पे अयोग्यता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अयोग्यता हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट, लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में क्या की गई है? वृद्धि की गई है। बिल्कुल किया गया है। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे गलत है, हो सकता है। चौथा है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादेश नहीं किया जा सकता है। चौथा ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। क्या इसने रिकमेंड किया हुआ था? तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की इसने अनुशंसा किया हुआ था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, किससे संबंधित था? इसका एक ही उत्तर होगा, निर्वाचन सुधारों से। देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है? 2000 में उसमें पूछा गया इस सब, ठीक है। तो कौन यहाँ पे क्या है? नहीं है। इसका स्टार लगाया गया, ठीक है। इसको हमारे लिए इरिलेवेंट भी है, 2000 का प्रश्न है, वैसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 37, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां कहाँ ये आवश्यक नहीं है? द्विदलीय प्रणाली जहां विकसित हुई है वहां पे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, 38 नंबर आप देख पा रहे हैं। कथन है, दूसरा कारण है। संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को क्या की है? दी गई है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के यहाँ पे पास है। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, कार्यपालिका के पास है, उसमें राष्ट्रपति भी है। और कार्यपालिका का मतलब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं होता है, सरकार के जो भी, ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सब कार्यपालिका का ही अंग है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? कब बनाया गया? 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? 1989 को। कब? 1989 को। निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित यहाँ पे नहीं किया जाता है? कब? स्थानीय निकायों का। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती यहाँ पे नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल करेक्ट है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? कौन नेशनल वोटर्स डे है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 25 जनवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी ये शुरू कब किया गया था? 25 जनवरी 2011 से। नेक्स्ट 43, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 44, नीचे 2 कथन दिया गया है। कथन कारण कथन है, देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान यहाँ पे कर सकती है। अल्पसंख्यकों के समाधान यहाँ पे कर सकती है। बिल्कुल यहाँ पे सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। ये भी बिल्कुल सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ना कि यहाँ पे पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन की प्रक्रिया को भी रखा गया है लोकसभा में या बहुत सारी विधानसभाओं में, जहाँ पे लोग, ठीक है, मतलब जो भी दबे कुचले लोग हैं, पहले SC, ST, OBC ऐसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इसमें SC और ST को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, SC और ST को, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ A। नेक्स्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। 46,
निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन दिया है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। बिल्कुल सही है। कारण है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ये भी यहाँ पे ठीक है, सॉरी। कथन, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। बिल्कुल सही है। कारण देखिए दिया है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ग्रामीण माने पंचायतों पे। कारण गलत है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का MCQ प्लस थ्योरी यही कंप्लीट होता है। रिवीजन करते रहे। कल मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ, राजनीतिक दल। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।